हाँ, अब जहाँ तक ये चर्चा हुई है, आपको ये कानून लगी है या सिद्धांतिक लगी है? जी, सिद्धांतिक है। तो सिद्धांतों के लिए ही संघर्ष करना है। अभी जो देवेंद्र भाई जो चर्चा कर रहे थे उसमें इतना है कि जिसको ये लगता है कि भाई मेरे पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, टेस्टिंग के लिए अगर कोई आना चाहता है इस काम पर तो टेस्टिंग के लिए आ सकता है, लेकिन वो आदमी आए जिसको लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, अब मैं इस रास्ते पर चलना मेरी मजबूरी हो गई है। क्योंकि दो तरीके से आदमी काम करता है। अब अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उसका लोन है 5 लाख रुपए का, जब उसके ऊपर सरकारी प्रेशर आएगा या बैंकों का प्रेशर आएगा तो 5 लाख रुपए तुरंत निकाल के दे देगा, वो संघर्ष नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर उस साथी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है। ठीक है, तो वो लोग पहले आए जिनको लगता है कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। दूसरा, अगर किसी को यह लगता है कि भाई मैं हर प्रकार की टेस्टिंग करने के लिए तैयार हूं, जैसे दिवाकर भाई ने किया है, इस प्रकार आप अगर कोई करना चाहो तो एक बात जरूर ध्यान रखना, मेंटली प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। एक सवाल सर आपसे जी, जैसे कि मान लिया कि साथ मैंने आवेदन डाल दिया, देखिए आप जो सवाल हैं आपके वो लिख कर दे दीजिए। आप नहीं देगा। अगर किसी को ये लगता है कि मेरे पास पैसे भी हैं, मैं ये भरू भी ना और मेरे को आगे भी लोन मिले, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अंतिम विकल्प है तो इस पर चलना, मजबूरी हो तो ही आना। अगर किसी को दोबारा से लोन लेना हो तो दोबारा लोन तो सेटलमेंट के बाद भी नहीं मिलता, नहीं देता। वो कंपनी आज देती है, बैंक नहीं देता। फिर बैंक नहीं देगा, कंपनी दे सकती है। बैंक का और कंपनी का दोनों का काम करने का तरीका अलग है। वो ये जो पुस्तक है, ये जो बैंकों का मायाजाल है, इसके अंदर उसका कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने वर्णन कर रखा है कि बैंक काम कैसे करते और फाइनेंस कंपनियां काम कैसे करती है। दोनों अलग अलग हैं आपस में काम करने का तरीका। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब ये अथोराइज उन्हीं के द्वारा है, बैंकों के द्वारा है, लेकिन इसमें काम करने का तरीका इनका अलग होता है। अब केवल और केवल जिस प्रकार अभी एक बिजली का बताया है, लाइट का बताया कि जिसके ऊपर वो छापा पड़ा था, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने कारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी साथी के पास गाड़ी है और वो पे नहीं कर पा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई साधन है, ये बाद में बोलेंगे, अभी इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अभी आपने इतना चलने दो, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी आपने सिर्फ तभी आना है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा, कि कल को आप ये ना कहो कि मेरे साथ किसी प्रकार का कोई छल हुआ है या कोई धोखा हुआ है, वो इस प्रकार का ब्लेम नहीं कर पाएगा। अभी जो क्वेश्चन आए हैं, प्रश्नों का मैं लेता हूं। एक साथी का प्रश्न आया है कि लोन देते समय एडवांस चेक लेती हैं, लोन चुकता नहीं करने की स्थिति में बैंक उन्हीं चेकों को बाउंस करा के केस करा देती है, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। मतलब जो बैंक हैं वो 138 का मुकदमा लगाते हैं। तो इसमें बचने का एक ही माध्यम है कि जब आप लोन लेते हो उसके बाद वो चेक आप केवल मात्र साइन करके ही देते हो, भर के तो नहीं देते ना। तो जो साइन करके दे रहा है और उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति भरता है तो वो 420 के मुकदमे में अंदर जाएगा, क्योंकि उसने इलीगल काम किया है आपसे। या तो वो चेक ले रहा था, पहले अमाउंट उसने भरवाई, अगर उसने अमाउंट नहीं भरवाई तो वो चल रहे हैं इनलीगल, गलत चल रहे हैं। तो इसमें आप दूसरे प्रकार का एक और काम कर सकते हो कि उस चेक का आप गुम होने की दरखास्त दीजिए कि कोई चेक थे मेरे, ये चेक बुक थी, या जो चेक नंबर आपने अगर जो उसमें मेंटेन कर रखे हैं कि ये चेक नंबर थे, मैंने इन चेकों पर ऐसे ऐसे साइन कर रखा था और वो चेक गुम हो गए हैं। अगर भविष्य में कोई इन चेकों को लगाता है, क्योंकि गलत तो वो भी करेंगे ना, अगर वो सही है तो हम भी सही रहेंगे, और जब वो गलत करेंगे तो हम भी गलत। हम तो गलत के साथ अगर जो गलत बोलते हैं तो वो सही ही होता है। धोखा अगर कोई कर रहा है हमारे साथ है तो उस धोखे का उत्तर क्या देना है हमने,
ज़्यादा धोखे वाले के साथ ज़्यादा शरीफ बन के काम नहीं चलेगा। तो आप दरखास्त दीजिए कि ये मेरा चेक नंबर था, ये चेक के इस डेट को मिसिंग हुआ है, मेरे को नहीं पता, अगर कोई भविष्य में इस चेक को लगाता तो उसका उस समय जिम्मेदार होगा। कोर्ट में फिर आप उसको दोबारा से अपने तरीके से घसीट सकते हो। तो देवेंद्र भाई आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे कंटिन्यू करें। ये हो गया है एक सवाल। ठीक है, एक इस पे एक मुद्दा ये हो गया। पहली बात, आपका स्टैंडर्ड नहीं तोड़ सकता कोई। जिस सरकार ने तोड़ा है वो गलत है, देश की जनता के साथ में धोखा है, वो प्योरली लूट है। दूसरा, पेपर को आप इस नोट के ऊपर जो है वो उसका गवर्नर का जो एफिडेविट है उसको नहीं बदल सकते, वो इसको साबित करता है कि ये नोट नकली है। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का नहीं है, 1934 में बनाया गया था, बाद में उन्होंने ड्रामा खेला था कि इसको नेशनलाइज कर दिया गया है, लेकिन आज भी ये उन्हीं के हिसाब से चलता है और इसके अंदर लिखा हुआ है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। दी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की सरकार नहीं है, कोई गारंटी इसकी नहीं है, ये मात्र एक कागज का टुकड़ा है। और यदि इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, यदि इसके पीछे कोई गोल्ड ही नहीं है, तो फिर ये इसकी वैल्यू क्या है? इसको हम केवल रुपया मानते हैं, फिर ये रुपया है नहीं असलियत में। ये सारा मानने का ही खेल चलता है। इस पूरे के पूरे खेल में चाहे आप ये पुराने कितने ही नोट उठा करके देख लो, 1 रुपया, 10 रुपया, ये सारे के सारे नोट हैं अपने पास, पुराने सिक्के भी हैं, जिसने इसके फ़ोटो वगैरह लेने होंगे तो वो ले लेना। लेकिन असली बात ये है कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो चांदी का है या लोहे का है या कागज़ का है। रुपया इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पीछे मानक क्या है, उसका कितने धन का वो वैल्यू है। और धन को नापने की एक ही स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के अंदर, और वो है गोल्ड, जो मानक बनाने के लिए। तो अगर गोल्ड है तो रुपया है, गोल्ड नहीं है तो रुपया नहीं है। अब किस किस को इस बात का भरोसा हुआ कि चलो कम से कम लूट में हम शामिल नहीं हैं, बैंकों ने लूट रखा है हमको? हुआ कुछ भरोसा? बैंकों से अब आंख में आंख मिला के बात करेंगे ना। अब ये तो नहीं फीलिंग रही कि हम कर्जदार हैं। अब आपने अगर 5 लाख का लोन दे रखा है और एक किस्त भी दे रखी है, अगर उसकी 5 का, 50 का, 5 करोड़, 500 करोड़, हार्डली मैटर्स, अगर एक किस्त भी दे रखी है, सुनिएगा, अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट भी पे कर रखी है तो आपको बैंकों से लेना बनता है, भूल चूक लेनी देनी में। समझ गए ना? अब ये आपके ऊपर है, भैया आप निकलवा सकते हो कि नहीं अपना पैसा। समझ गए ना? हमने तो आपको बता दिया कि आपको लेना बनता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि हम इतने सालों से जिसको रुपया मान करके काम कर रहे थे, मेरे जैसा आदमी आकर के आपके सारे भरोसे को 1 सेकंड में तोड़ रहा है, तो ये लगेगा यार इतने साल से बेवकूफ बनाया जा रहा था, इतनी जल्दी कैसे मान लूं मैं इसकी बात। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं। बाकी आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, जिसके भी घर में ये नोट हैं उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया है। समझ गए ना? आपके गांव में जब तक ये नोट नहीं थे तब तक आपका गांव समृद्ध था, इकट्ठा था, कभी नहीं लड़ा था। किसी की औकात नहीं थी पुलिस वाले की गांव में सरपंच से पूछे बिना घुस जाए, किसी की औकात नहीं थी। आज भी आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वही इलाके समृद्ध हैं, वही इलाके स्वस्थ हैं। अगर आपके घर में लाखों रुपया रखा हुआ, करोड़ों रुपया रखा है और पूरा परिवार बीमार है, क्या करना है यार उस रुपए का? भोग ही नहीं सकते जब उसको। तो आज अगर प्रकृति का सही आनंद कोई ले सकता है, अगर आज भी अगर कोई है, तो वो कौन लोग हैं? जो ट्राइबल लोग हैं, जहां रुपया नहीं पहुंचा है, जहां सरकार नहीं पहुंची है, जहां बैंक नहीं पहुंचा है, जहां एनजीओ नहीं पहुंचा, जहां एबीसीडी नहीं पहुंची, वो अभी भी समृद्ध हैं, वो अभी भी स्वस्थ हैं, है कि नहीं? वो अभी भी इकट्ठे हैं। बस इसका ये समझ लो कि रुपए को अगर आप अपने रिलेशंस में से निकालना स्टार्ट कर दोगे
और असली धन को लाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो जीना है, आपका जो जीवन है, वो को एग्जिस्टेंस के बिना संभव नहीं है। मतलब वो कंपटीशन के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम सह अस्तित्व के लिए पैदा हुए हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूं और आप मुझे सपोर्ट करो। जहां मुझे आपकी जरूरत है आप मुझे वो सपोर्ट दो, और जब हमें समाज की जरूरत पड़ती है तो फिर हम समाज के कायदे कानून के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमको तोड़ने के लिए ही तमाम योजनाएं लाई है, चाहे कोई भी स्कॉलरशिप है, चाहे कोई भी आपका बीमा है, चाहे कोई आपको मतलब स्टाइफंड दे रहे हैं, आपको सब्सिडी पर सामान दे रहे हैं, फ्री में आपको राशन दे रहे हैं, आपको मनरेगा टाइप की चीज दे रहे हैं। जो भी चीज आपको सरकार दे रही है वो केवल और केवल इसलिए दे रही है कि आप समाज से टूट सको, ताकि आपको लगे कि आपकी डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर ज्यादा है, समाज के ऊपर नहीं है, और समाज में तो कोई किसी का नहीं है। ये फीलिंग आपके अंदर आए, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ही आप समाज से टूटोगे, तो ही आप अकेले पड़ोगे, तो ही आपको लूटना संभव है, तो ही आपका सब कुछ छीनना संभव है। अकेले हो गए तो सब छीन सकते हैं ना, इकट्ठे हो गए फिर थोड़ी ना। सो इस बात को समझना है, अपने पूरे गांव के गांव को बर्बाद होने से बचाना है। पूरे गांव का कर्जा आप उतार सकते हो, खड़े होकर डंके की चोट पे बोल सकते हो हम देंगे तुम्हारा कर्जा, टेंशन नहीं, तुम आओ हमारे साथ में, ठीक है ना भाई। हमने कई एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए हैं। सबसे इनसिक्योर लोन है जो आपके गाड़ी पर हैं, किसी भी वाहन पर हैं, या पर्सनल लोन है, ये सबसे इनसिक्योर है। यहां तो धमका दो जो भी आता है, जो भी फोन करता है, मतलब आपको पता होना चाहिए इधर आ गया टांग काट देंगे, ऐसी भाषा में सीधा। हाँ, घर वाला जो पंगा है, प्रॉपर्टी पे जो लोन है, प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, लोन 30 लाख का है, फैक्ट्री की है, प्रॉपर्टी ज्यादा की है, लोन थोड़ा है, उस पर पंगा है। वहां पर असलियत में वहां वो लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख का लोन देना है, वो उसको नीलाम करेंगे 25 लाख में, अपने ही किसी दोस्त को देंगे। बैंक वाले ना पूरा गेम खेल के करते हैं ये, वो कहेंगे तुम्हारा पूरा नहीं हुआ अभी भी, हमारा सब लूट लेंगे। लेकिन फिर भी जिन जिन के आवेदन लगे हैं, जिनको फाइट करना है, आने वाले वक्त में हम लोग स्टेट वाइज अप्लाई करने वाले हैं। सरफेसी एक्ट और कॉइनेज एक्ट 2011, ये दोनों को चैलेंज करना है, पहले हाई कोर्ट में, और हमें मालूम है कि उधर से नई बात बनेगी फिर सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हमको पता पहले से ही। जब सुप्रीम कोर्ट में मान लो हम 10,000 के करीब लोग पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज पूछे कि पंगा क्या है, हम अपने अपने आवेदन लेके आए हैं, अपने अपने आवेदन, इनकी PIL बनाओ भैया, और सुनो। जिस दिन सुनना शुरू कर दिया उस दिन अपने पास सारे दस्तावेज हैं। कोर्ट सुनेगा ही नहीं आपकी, मैं पहले बता रहा हूं। आप 1 जना 2 जना 50 जने चले जाओगे, नहीं सुनेगा। कोर्ट ने तो, हाई कोर्ट उसने, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल ही दिया आप थोड़े दिन पहले कि हाई कोर्ट में सीधा नहीं आना। हाई कोर्ट को डायरेक्टिव दे दिया कि हाई कोर्ट पैसे का कोई मसला लेगी ही नहीं, पहले DRT भेजो। DRT क्या है? जैसे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वैसे ही जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वैसे ही DRT डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। ये ट्रिब्यूनल क्या है असलियत में? जब उनको संविधान से बाईपास करना है और समाज के हितों को खाना है, समाज के लोगों को तोड़ना और उनको बर्बाद करना है, तो ट्रिब्यूनल के थ्रू आएंगे। NGT बताएगा आपको कि आपकी डीजल की गाड़ी प्रदूषण ज्यादा फैला रही है, वो ये नहीं बता पाएगा कि सीट भी प्रदूषण कैसे फैलाती है, बाकी बॉडी कैसे फैलाती है। प्रदूषण तो खाली इंजन फैलाता है, तो पूरी गाड़ी को क्रश क्यों कर रहे हो तुम लोग? खाली इंजन के अंदर बदलाव क्यों नहीं कर देते हो? वो नहीं बताएगा, वो नहीं समझे ना। उनको जब अपना ऑर्डर चालू करना है, उनको जब अपनी चीजें लागू करनी है, तो उसके लिए आपको वो ट्रिब्यूनल के जरिए आएंगे आपको दबाने के लिए। तो DRT आपके लिए बैठा ही नहीं है। DRT बना है नियमों के लिए, वो कानून से नहीं चलते। वो 2 चीजें हैं, कानून, हम चलेंगे लॉ ऑफ द लैंड से, ठीक है ना, लॉ ऑफ द लैंड से चलेंगे ना भैया। आपको एक और कानून की बात बता देता हूं। आप इस धरती पर रहते हो, आपकी सांस कोई सरकार नहीं चला रही है, आप जिंदा किसी सरकार की वजह से नहीं हो। प्रकृति में मिलती हैं वो चीजें जिनकी वजह से आप जिंदा हो। तो आपका सारा का सारा जो डिवोशन है, आपका सारा का सारा जो मानना है, किसकी मानोगे अगर आप अपनी बात, तो वो प्रकृति की मानेंगे हम सरकार की नहीं मानेंगे।
सरकार की हम कौन सी बात को मानने के लिए बाध्य हैं? जो सरकार ने हमसे पूछकर निर्णय लिए हैं। जैसे इस कमरे में अगर हमको व्यवस्था ठीक रखनी है तो हम सारे भाई मिलकर एक नियम बनाएंगे, एक बनाए कि 10 बनाए कि भैया यहां नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, ये चीजों का ध्यान रखना है, ये हम नियम बनाएंगे। वो नियम हम सारे लोग मानेंगे कि मैं ये नियम मानता हूं कि हां ये ठीक बातें हैं। समझ गए ना बात? तो वो नियम हम पर लागू होगा। अगर उसे मैं मानने से मना कर देता हूं सरकार के किसी नियम को, और मैं उसको सरकार को ये बताता हूं चिट्ठी लिखकर कि मैं प्रोटेस्ट करता हूं तुम्हारे इस नियम के खिलाफ, तो आपके प्रोटेस्ट को दर्ज करना पड़ेगा और आपके ऊपर वो नियम लागू नहीं होता है, अगर आप उस पर अड़ने की हिम्मत रख सकते हो। तो चूंकि आजकल वो अकेले को देखकर हमला कर देते हैं, इसीलिए अकेले के प्रोटेस्ट की वैल्यू को इन लोगों ने खत्म कर दिया। इसलिए हमको संख्या बल की जरूरत है। किसानों को लाखों की संख्या में दिल्ली घेर कर बैठे हुए 13 महीनों में जाकर के उनकी बात सुनी गई थी। क्या हम मतलब ये मान सकते हैं कि अगली लड़ाई 13 महीने तो कम से कम लड़नी पड़ेगी? समझ गए ना? तो ये मान करके चलो कि अगली लड़ाई इतनी लंबी लड़ने के लिए सीबीडीसी ना आए उससे पहले करना पड़ेगा ये, क्योंकि खर्चे नहीं चलेंगे फिर अपने को। हालांकि हम जुगाड़ करेंगे अपना, अपने पास है, हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि ये लोग ऐसा करेंगे, सारी चीज़ों की बंदिशें हमने पूरा इंतजाम करके रखा। तैयारियां पैरेलल में हमारी भी ऐसी ही है जैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनके स्टेप्स का पता है। परंतु संख्या बल के बिना आप अपनी बात कानून को नहीं सुना पाओगे। कोर्ट ने अगर आपकी बात सुन ली तो कानून के हिसाब से सुनना पड़ेगा उसको, और वहां सारे बैंक, सरकारें सब फंसेंगी। जिसने 2011 के कॉइनेज एक्ट पे साइन कर रखा है, पार्लियामेंट का हर मेंबर जेल जाएगा, हर मेंबर जिसने भी साइन कर रखा है। पर आपके पास संख्या बल तो हो, सही हो आप, इसकी गारंटी है, इसका पता है हमको भी पता लग गया, अब आपको भी पता चल गया। आप सही हो, बैंक गलत है, लेकिन साबित कैसे करोगे? यहां बैठ के मैंने तो कर दिया साबित। अब जो कमेंट करने वाले, 2 रुपए में कमेंट करवाने वाले हो, जो सरकार के एजेंट बैठे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो तो 1 मिनट में कहते हैं कोर्ट जाओ। कोर्ट में कौन बैठा है? वकीलों से बने हुए जज। वो वकील कौन से हैं? उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। धारा 489 किसी वकील को पढ़ाई नहीं जाती, कॉइनेज एक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता, रुपया किसी अर्थशास्त्री को पढ़ाया ही नहीं जाता। तो कोर्ट किससे ओपिनियन लेगी? एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट कौन? जो कॉलेज में प्रोफेसर होगा। प्रोफेसरों को क्या पढ़ाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई से होती है महंगाई, तो है वहां ऐसा कोई सीन नहीं है। अर्थशास्त्र, ये तो पैसे, करेंसी तो करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। युद्ध हो गया तो आपको लिक्विड इंजेक्शन देना पड़ता है, करेंसी को देना पड़ता है, लेकिन उसके बराबर का सोना बाद में स्टोर करना पड़ता है। ये नहीं बताते। मान लो इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़, जैसे कोरोना में हमको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो लिक्विड इंजेक्शन बोलेंगे उसको कि करेंसी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमको करेंसी, कई बार हमको फिएट करेंसी बनानी पड़ती है वो उस टाइम की जरूरत के हिसाब से, लेकिन बाद में उसके बराबर की वैल्यू रखनी पड़ती है कि मालिक आकर के अपना पैसा मांग तो सकता ही है ना, लेकिन उनको पता है सरकार को कि कोई नहीं मांगेगा अपने 500 रुपए के बराबर का सोना। तो इनको ये नहीं पता है कि जनता सरकार मोर्चा मांगेगा, है? भाई हमारे लिए एक बात बताओ, 2000 रुपए बेकार करने बहुत मुश्किल है क्या? 2000, जिसके लिए 2000 मुश्किल हो 500 कर दो, जिसके लिए 500 मुश्किल है 100 कर दो, लेकिन करो। अपने कुछ पैसे अपने घर में संदूक में, पॉलिथीन में पैक करके रख दो एक चिट्ठी के साथ कि ये लड़ाई चल रही है बैंकों के साथ, इन पैसों को मत छेड़ना। वो 2000 रुपए के 4 नोट, 500 के, अब 2000 का तो मिलता नहीं है, 500 के 4 नोट बैंक को चिट्ठी लिख दो। एक आवेदन है, हमने बनाया हुआ है, उसका प्रारूप आप उसको ले लेना, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। वो जो प्रारूप है, उस प्रारूप में केवल इतना लिखना है कि भैया जी ये मेरे 4 नोट हैं मेरे पास 2000 के, ये नोट मैं आपको रिजर्व बैंक को दे रहा हूं वापस, इसकी फोटोकॉपी आपको मैं मेल कर रहा हूं, इसमें मुझे इन नोटों के बदले मेरा रुपया चाहिए।
देखो ना, इस पे लिखा हुआ ना कि मैं 500 रुपए देने का वचन दे रहा हूं, तो मुझे मेरा रुपया दे दो, बस बात खत्म। मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं? वो कौन सी ब्रांच को देना है आरबीआई की, क्या लिखना है, वो सारा प्रारूप अपने पास है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो दे करके और वो 2000 रुपए अपने रख लो। अभी तक हम लोग सैकड़ों की संख्या में लगा चुके हैं यार, कोई जवाब, मतलब ऐसे चुप ऐसे बैठा है आरबीआई, ऐसे बैठा है। वो ये भी नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये भी नहीं कहता मैं दूंगा, वो ये भी नहीं कहता मैं नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहता। बैंक मैनेजर का फोन आता है, ये क्या भेजा हुआ है, पढ़ ले, लिखा हुआ है इसमें, क्या चाहिए आपको? अरे पढ़ना, लिखा हुआ है इसमें क्या चाहिए। आप आ जाइए एक बार बैंक में, अरे लिखा हुआ है भैया, वो भेजो मेरे पास, चिट्ठी भेजो, लिखित जवाब दो मुझे। लिखित नहीं दे रहे हरामी जवाब, फोन करके पूछ रहे हैं क्या चाहिए है। रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे कि तुम्हारे पास कौन से रुपए रखे हैं हमारे, बताओ तो एक बार लिख करके तो दो। उल्टा लिख दिया तो फंसे, जेल जाएंगे, सीधा लिख दिया तो सारे देश को देना पड़ेगा। उनको यह पता है एक जने को दे दिया सब फंसेंगे, क्योंकि 2000 रुपए में 770 मिलीग्राम के हिसाब से 1554 ग्राम सोना बनता है, 1.5 किलो सोना बनता है 2000 रुपए में। जिस दिन लेंगे अपना 1.5 किलो लेंगे, नहीं तो जेल जाएंगे ये लोग, हम थोड़ी, ये जाएंगे ना। जब हमारी संख्या ज्यादा होगी तो वहां खड़े होकर के हम तो सबूत मांगेंगे, भैया हम तो पूछ रहे हैं तुमसे। सारे डेप्यूटी कलेक्टर आने वाले टाइम में आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके पास संख्या बल होगी तो डेप्यूटी कलेक्टर के बाहर जाकर के डीसी के दरवाजे पर धरना दे करके डीसी से पूछ तो लो कि डीसी साहब बैंकों ने फ्रॉड किया हुआ है, इतनी एप्लीकेशन लगा ली, इतनी एफआईआर लिख ली बैंकों को, थानेदारों को, ये जवाब क्यों नहीं देते हैं। 550 एप्लीकेशन थानों में पड़ी है हमारी, 550 से ऊपर की 600-700 एप्लीकेशन आरटीआई पड़ी हैं। कोई आईजी, कोई एसपी, कोई थाना अध्यक्ष किसी भी एफआईआर के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। सारे सबूत दे रखे हैं, सारी धाराएं हमने लिख के दे रखी है, हर थानेदार की मेज के ऊपर आईपीसी की किताब रखी हुई है, उसमें उनको पढ़ा के भी दिखा दिया, ये लिखा हुआ है, ये इसके हिसाब से बोल रहे हैं, ये सबूत है, सबूत भी दे रहे हैं, धारा भी दे रहे हैं। तुमको एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है? बोलते भैया हमारे बस की बात नहीं है, जीना है हमको, अलाउड ही नहीं है हमको। 2 लाख लेके कर दो, 5 लाख लेके कर दो, हम आपको भी कह रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। अपने थानेदार, कोई थानेदार ऐसा मिल जाए जो करप्ट हो, दारू पी के एफआईआर लिख सकता हो, उनको बोलो मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम हमारी एक एफआईआर दर्ज कर दो, बस खाली एक कर दो यार, एक पूरे देश में। साला कोई पुलिस वाला दर्ज नहीं कर रहा। हमारे खिलाफ कोई 5 रुपए का, 500 रुपए का भी कोई मुकदमा कर दे कि मेरे नहीं दे रहा है, तो हमारे को डंडे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। 2 तरह के कानून कैसे चलेंगे यार इस देश के अंदर? अरे एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है बताओ? एफआईआर लिख दी, कोर्ट में चले गए, हम लोग गलत होंगे तो हमारे को कोर्ट रिजेक्ट कर देगी ना हमारे दस्तावेजों को, इतना ही तो होगा ना, डिसमिस हो जाएगी एफआईआर, कोर्ट कह देगी। पर हाँ, लिख ही नहीं रहे। नहीं, आप में से भेजी किसी ने एफआईआर? अभी तक एफआईआर तक पहुंच गए आप लोग? क्या बोला थानेदार? हाँ, ये धारा लगाना मेरे बस की बात नहीं है। देखो क्या बात है, इसका मतलब उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि तुमको ये धारा ही नहीं लगानी है। बाद में सर बोलता है कि मेरा भी 10 लाख का लोन है। ये सब आएंगे देखना तो एक बार। जानकारी के अभाव में हम लोग कमजोर हैं सिर्फ, अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोग अगली ट्रेनिंग्स करके एक आदमी 5-5 लोगों का जुगाड़ करिए, हजारों की संख्या में ट्रेनिंग्स होगी, तब जाकर के बात बनेगी। ये जब हमारे पास कम से कम 10,000 लोग ऐसे हो जो 10-10 आदमी ला सकते हो, तो लाख लोग हो जाएंगे। एक दिन का धरना तो लाख लोगों से हो जाएगा। लेकिन 1 लाख लोग समझे हुए होंगे, वो रुक सकते हैं 13 महीने तक वहां, तब उनको पता होगा कि ये लड़ाई लोन चुकता करने की नहीं है, ये लड़ाई अगली पीढ़ियां कभी भी कर्जे में ना आए उसकी है। जनता सरकार मोर्चा ये लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि हमारी अगली पुश्तों में कोई भी कर्जदार कभी ना रहे, ऐसी व्यवस्था बनाने की लड़ाई है ये। तो धारा लगाने वाले भी फंसेंगे।
क्या वही, इसीलिए तो। और आपका मोतीलाल बार बार कह रहा है कि हम संविधान बदलेंगे, क्यों कह रहा है? यही धाराएं तो काटनी है उनको। आवाज आया समझ में? ये जो देश में चल रहा है कि संविधान के अंदर चेंज करेंगे, अंग्रेजों का बनाया कानून नहीं चलेगा, ये जहां फंस रहे हैं वही धाराएं उड़ानी है उनको, कि काम की नहीं है, कभी आज तक लगी नहीं किसी पे 489, तो क्या फायदा इसका? नहीं समझे? जो धाराएं किसी काम की नहीं, कभी लगी नहीं, कभी उसका कोई केस नहीं आया, तो ऐसी धाराओं का कोई लॉजिक नहीं, इसलिए इनको निकाल दो यहां से। ये अच्छा लग रहा है। फिर आप बैठे ठन ठन गोपाल, फिर वैसे ही आप लुटते रहेंगे, आपकी अगली पीढ़ियां भी लुटती रहेंगी। जैसे आपके दादाजी थे, वो जमीनें खरीदा करते थे, वो सोना खरीदा करते थे, कुर्ता पजामा में तो 2 में भी काम चला लेते थे, है कि नहीं? दिखावे पे फोकस नहीं था, असली धन पे फोकस था। हमारे घरों में 20-20 डंगर हुआ करते थे, मेरे घर में 26 डंगर होते थे। मेरे को इसलिए पता है, मैं पानी पिलाने ले जाता था जोड़ में, 26 गिन के लाता था, कभी किसी के 2 कटड़े अलग ठा लाता था, मैं तो गिन के लाता था, बस 26 है भाई अपनी तो टोटल, ठीक है ना? तो वो इतना धन होता था हमारे पास, कोई कमी नहीं थी यार, न खाने की, न पीने की, न खेत में कभी चले जाओ कोई भूखा मरने का सवाल नहीं, कोई बीमार होने का सवाल नहीं, कोई झगड़े का कोई सवाल नहीं। दिन में झगड़े हैं, रात को पंचायत हो गई, बैठ के भाईचारा ने फिर शाम को बैठ के इकट्ठा खाना खा लिया, ऐसे चलता होता था। बहुत रिलैक्स माइंड, कोई डिप्रेशन का कोई मरीज नहीं, कोई शुगर का मरीज नहीं, कोई बीपी का मरीज नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, मस्ती से भरी जिंदगी होती थी यार। आज टेंशन के अलावा कुछ है ही नहीं है। ये दिया आपको इस पैसे ने, जिसको आप पैसा बोलते हो, अब पता चला है तो पर्चियां थी, पर्चियों में घर बेच दिए, पर्चियों में ज़मीनें बेच दी, पर्चियों में डंगर बेच दिए, पर्चियों में परिवार बेच दिए, पर्चियों में लड़ाइयाँ बुझा ली, पर्चियों के चक्कर में सब बर्बाद कर लिया। सेहत खराब किसके बदले में कर रहे हैं? पर्चियों के बदले में सेहत खराब कर रहे हैं। फिर 45 तक जो है सेहत खराब कर लेते हैं, 45 के बाद जब सेहत खराब हो जाती है तो जितना कमाया सारा डॉक्टरों को उल्टा दे देते हैं। डॉक्टरों को पता, मैंने बता ही दिया आपको, फार्मा कंपनियां सारी उन्हीं की है। मतलब पहले आप 45 तक भी कमा के उन्हीं को दे रहे हो, 45 के बाद भी सारा उन्हीं को दे रहे हो। आपके घर में उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है, आप एक कदम रखते हो पैसा उनको पहुंच जाता है। जैसे झरना सा है, आप पैर टेकते हो, थोड़ी सी चीजें हिलती हैं और पैसा उनको ट्रांसफर हो जाता है। वो उनको जा रहा है सब कुछ, कि देखो कमा के पूरा दिन पे एक बार नजर मार के देखो आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो। वो पैसा किसको गया है? आपके भाईचारे को गया, आपके गांव में गया, या वो उनको गया? पता चलता है आप तो पूरी जिंदगी कंपनियों के लिए कमा रहे थे। गाड़ी की कंपनी, बाइक की कंपनी, पेट्रोल की कंपनी, डीजल की कंपनी, गैस की कंपनी, कपड़े की कंपनी, चश्मे की कंपनी, जूते की कंपनी, खाने की कंपनी, बिस्किट की कंपनी, ब्रेड की कंपनी, तेल की कंपनी, रिफाइंड की कंपनी, बर्तनों की कंपनी, कुकर की कंपनी, कुछ बचा कंपनी? क्या कंपनी कंपनी कंपनी। टॉयलेट भी करते हो तो कंपनी को पैसा देते हो भैया, समझ रहे हो ना? एक एक पैसा आप उनको दे रहे हो, एवरीथिंग, और अपने परिवारों को और अपने समाज को बर्बाद कर रहे हो। वी नीड टू रीथिंक। जब कभी कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है और साथ वाले को, गाड़ी में बैठे हुए या बाइक पर बैठे हुए साथ वाले को एहसास होता है कि भाई गलत रास्ते आ गए, अच्छा गलत रास्ते आ गए, क्या करें? पूछ लेते हैं किसी से। आजकल तो आप मोबाइल वालों से पूछ लेते हो ना, वो बहन जी बता देती है कि इधर जाओ, है ना? उनको आप सारा भेद दे देते हो कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं पूरे दिन में, पूरा ऑन रहता है आपका 24 घंटे। तो वो पहले तो पूछ लिया किसी से, और जिससे पूछा वो पड़ोसी ने बताया सड़क पे रास्ते बैठे ने कि भाई तुम तो गलत रास्ते आ गए, तो कहाँ जाना चाहिए? वो पीछे से मुड़ना था तुमको। तो क्या करते हो? ऐसा करोगे कि अब तो आगे आ गए, अब तो आगे ही चलेंगे। रिश्तेदारी में जाना है तो भैया वापस मुड़कर यू टर्न लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गलत रास्ते आ गए हैं, अगर समाज के लोग गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं और उनको पता चल गया है कि गलत रास्ते पर हैं, मुझे पूरा यकीन है कोई गलत रास्ते पर चलते रहना नहीं चाहता। उनको पता ही नहीं है कि वो गलत रास्ते पर है। आप में से कितने लोग थे जिनको पता था कि आप गलत रास्ते, जिनको नहीं पता था कि आप गलत रास्ते पर हैं? सभी का पता चल गया। अब पता चल गया, अभी भी उसी रास्ते चलते रहोगे क्या? अभी भाईचारा ऐसे ही खराब होता रहेगा? अभी समाज को जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। पर्ची को पीछे भागना, पर्ची को पीछे छोड़ो भाई, असली धन की तरफ फोकस करो, सेहत की तरफ फोकस करो,
जिसने दोनों बूटी लगवा रखी डिटॉक्स करवा लो, नहीं तो कभी भी टपकना पड़ सकता है, कभी भी बुलावा आ जाएगा, टक, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, सिर उड़ना, मेमोरी खराब होना, आंखों की रोशनी, खुजली, दांत गिरना, सब हो रहा है ना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड कैंसर, यूट्रस कैंसर, पीरियड्स में दिक्कत, कंसीव होने में दिक्कत, सब हो रहा है ना, ये सब हो रहा है, या सब बोला करते थे हम इनके आने से पहले। नहीं कोई नहीं, हम तो मान रहे हैं ना, आप मान रहे हो यार, कोई क्यों कहते हो, गधे नहीं मानते ऐसा बोल दो, मूर्ख नहीं मानते ऐसा बोल दो, कम पार्टियों के गुलाम कह दो, कुछ भी, वो अलग लोग, अलग कैटेगरी है वो। हाँ कुछ कह रहे थे ना, अभी बोलो ना बूस्टर लगवा ले, अभी बोलो बूस्टर लगा, हाँ हाँ जी, डिटॉक्स कैसे करें उसके लिए एक नंबर नोट कर लो, हैं रिवाइंड करके इस वीडियो में भी देख सकते हो, बाद में नोट भी कर लो, 85,578 57,235, इसको बोल के 2 किट मंगवा लेना, एक व्यक्ति, घर में 3 लोगों ने लगवाया हो तो 6 किट मंगवा लेना, 2 महीना जरूर खाओ, 2-2 किट खाओ। आपका एनर्जी लेवल अगर डाउन हो गया है ना तो आपको 15 दिन में महसूस होने लग जाएगा वापस रिकवरी। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया जिसको नहीं फायदा हुआ है। डॉक्टर सूजन है अपने छत्तीसगढ़ में ना, उन्होंने बनाया ये फॉर्मूला, उनका फॉर्मूला है, नंबर है 85,578 57,235 8557857235। शुभम मान 2 किट मंगवा लेना आप ना, प्रति व्यक्ति, जिसको भी एक जने को लगे। उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर किसी भाई को, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भाई है, कोई ज़्यादा समझदार है और उसको लगता है कि ये तो मतलब क्या पता फायदा होगा कि नहीं होगा, जिसको डाउट है वो 3 टेस्ट करवा ले पहले, डी डाइमर, हिमेटोलॉजी और लीवर फंक्शन। इनसे पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में चेंजेस आने शुरू हुए कि नहीं हुए, आपको साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। या पहली बात तो शरीर ही बता रहा है, अगर शरीर टूटा हुआ सा फील हो रहा है, सर में दर्द कॉन्टिन्यूसली रहता है या कुछ और रहता है, हाथ सुन्न हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो आपको इसका मतलब साइड इफेक्ट चालू हो चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, चांसेस ये भी हैं कि भाई आपको पता करना है एक्चुअली कितने तक पहुंच चुका है, तो आप वो टेस्ट करवा के आप इसको शुभम को भेज देना। अगर आप डॉक्टर सूजन को डायरेक्ट भेजोगे तो डॉक्टर सूजन अपनी कंसल्टेशन फीस लेंगी 500 रुपया, 1000 रुपया कुछ, तो लेकिन अगर आप शुभम को भेज दोगे तो ये उनसे पूछ के बता देगा, फिर आपका नहीं लगेगा कुछ, ठीक है ना। हाँ तो इसी तरह से अगर वैसे तो अब तो ये भी आधा डॉक्टर बन गया, उसको पता चलने लग गया कि कितना डी डाइमर है तो क्या होता है इसका, क्योंकि हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस है आ चुका हमारे को, हमें पता लगा, बहुत से लोग मेरे पास बहुत वीडियोस भी बना के भेजी लोगों ने कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन देखो असलियत में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता तब चलेगा या जबकि बॉडी में चेंजेस शुरू हो चुके। मान लो आपको थकावट रहती है, आपने लिया और लेने के बाद आपका ऊर्जा का लेवल वापस वही आ गया, तो इसका मतलब है कि फ़ायदा हुआ है ना। हाँ, जिसका डी डाइमर बढ़ा हुआ है उसको अभी नहीं पता है कि वो टपकने वाला है, वो टप से जाएगा बस, मतलब वो डी डाइमर बढ़ा होगा तो वो दिख जाएगा कि आपका ब्लड में क्लॉटिंग आ चुकी है। वो क्लॉटिंग जिस दिन आपके हार्ट में, ब्रेन में, जहां भी आई वही हिस्सा रुक जाएगा काम करना, तो उसको डी डाइमर से पता चलेगा कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग है। उसके बाद फिर उसका आप उसको लोगे तो डी डाइमर नॉर्मल हो जाएगा। तीन टेस्ट हैं डी डाइमर, एक तो ये तो ब्लड में क्लॉटिंग के लिए है, और दूसरा है हिमेटोलॉजी जिसमें ब्लड के टेस्ट होते हैं काफी सारे, HAEMO HEMOTOLOGY ये, और तीसरा टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT बोल देते हैं इसको ना। वो लैब वाले को अलग किसी भी लैब से करवाना, उसी लैब से दोबारा करवाना अगर करवाना चाहते हो ना, पहले लैब से करवा लो, फिर 2 महीना खाओ और फिर दोबारा करवा के देखो तो आपको चेंजेस पता चल जाएंगे। डी डाइमर स्पेशली जिसका बढ़ा हुआ है, डी डाइमर तो करवा ही सकते हो। जिसको भी मतलब ये समझिए वैक्सीन लगने के बाद
जिसको बुखार आया है, सिर दर्द हुआ है, चक्कर हुआ है, या कोई भी साइड इफेक्ट सा दिखने लगा है थोड़ा सा, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसको समझो असली माल लगा है। समझ गए ना? उसका तो पक्का इलाज भरेंगे, उसका पक्का इलाज होना है। पक्का इलाज समझ रहे हो ना? 2025-26 तक या तो वो परमानेंट बीमार हो लेगा, परमानेंट बीमार मतलब या तो कैंसर जैसा कोई बीमारी, या ऐसी बीमारी जिसका डॉक्टरों के पास कोई टेस्ट में नहीं आएगा। आप देखो ना, लगवाए हुए लोग जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनके दर्द का कोई टेस्ट में नहीं आ रहा है ना? टेस्ट में कोई कितनी टेस्ट करवा लिया, इतने सारे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो या तो बीमार या फिर ऊपर जा लेगा। जिसको कुछ भी नहीं हुआ था ना, पता भी नहीं चला था, उसको फिर भी नमक का पानी लगने के चांसेस हैं। हाँ, 70% लोगों को नमक का पानी ही लगा है। कोई भी मास जब भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें 70% लोगों को खाली प्लेसिबो दिया जाता है, 30% को ही असली ड्रग दी जाती है। 30% में कौन आता है ये आप जानो भैया, हमको नहीं पता। हाँ, जिसको लगने के बाद रिएक्शन थोड़ा सा हुआ था, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में, वो असली लगा उसको, ये पक्का है, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी थी, ये कोई इलाज नहीं था किसी बीमारी का। आपका डीएनए बदला जा रहा है, आपके खेतों के बीज का भी डीएनए बदला जा रहा है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, आपके डंगरों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, और आपको भी किया जा रहा है जेनेटिकली। तो आपका ये जीन्स बदले जा रहे हैं बेसिकली। ये उसी का एक्सपेरिमेंट था। और उसके इसकी आपको मेरे चैनल पे जाओगे निडर इंडिया पे, उस पर आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने कई साल पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो इंजेक्शन बनाया था बिल गेट्स ने, इसमें बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रखी है, और जो ये बिल गेट्स के नाम पर ही पेटेंट है। और ये पेटेंट मालूम है आपको कब मिला था उसको? 2017 में। जो बीमारी 2019 में पता चली है इन लोगों को, उस बीमारी के इलाज का पेटेंट 2017 में मिल गया। अप्लाई 2014 में किया हुआ उसने। वो पेटेंट नंबर भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ अपने वीडियो के अंदर ना, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि भैया ये है। जिस किट से आरटीपीसीआर से हमको टेस्ट का पता चलता था, वो टेस्ट की किट 2017 में चाइना से टनों के हिसाब से मंगवाई थी इंडिया ने। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर उसका बिल भी मौजूद था, और पूरे दस्तावेज हैं, सबूत हैं इसके कि पूरा कितना बड़ा गेम था। उसके लिए मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। एक किताब है, किताब का नाम है इल्यूमिनाती। आप उस इल्यूमिनाती को पढ़ोगे, उसके पहले पेज पर ही एक बारकोड है। उस बारकोड के ऊपर, उस बारकोड में पहले दिन से लेकर आज तक के सारे षड्यंत्र की पूरी सबूत लिखे हुए हैं, ए टू जेड सबूत, ए टू जेड सबूत। वो आपको मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा, ग्रुप में भिजवा दूंगा मैं आपको उसका पीडीएफ। तो सारे लोग उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा, उसको घर में रखिए, बल्कि प्रिंट आउट निकाल के। और आपका बच्चे अगर 10-15 साल से बड़े हैं तो उसको भी जरूर पढ़े। हाँ, वो बुक वगैरह सब भेज देंगे। इधर ये रुपए के ऊपर जो किताब है, रुपए का इतिहास, ये भी आपको भेज देंगे, जिसमें सारे दस्तावेज हैं। वो उसमें कुछ आरटीआईज की कॉपीज और वो सब भी है, जितना भी आपकी ज़रूरत का सामान है उसके अंदर। जब आप किसी रिकवरी वाले से बात करना है, किसी बैंक वाले से बात करना है, उससे बात करने के लिए आपके पास नॉलेज होगा तो आप आंख में आंख डाल के कल्ले भी लड़ सकते हो। नॉलेज नहीं है तो फिर आप भीगी बिल्ली बन के बैठे रहोगे। आपके लिए आप वेट करोगे कोई और आए आपके लिए बोलने के लिए, वो नहीं। 3 दिन सिर्फ इसलिए लगाए हैं। पहले दिन में आपको बोलने के लिए कि पहले कुछ लोग तो हिचक रहे थे। कौन कौन लोग थे जो हिचक रहे थे और आ गए, बोल दिए थे ना? जिनको कितना खतरा लग रहा था वो बोले कुछ। अब कल को जब आप पुलिस वालों से 2 बार टकराओगे ना, आपका सारा वो कहाँ गया दिवाकर, 7 दिन की जब ट्रेनिंग में गया ना, जब वो बोल रहा था उसके पैर कांप रहे थे, ऐसे वो हिल रहा था पूरा। और अभी क्या बोलता है वो, आप उसको देखिए, वहां पे सारा पुलिस वालों का, उनका बैंक वालों का, उनके ऐसी तैसी करके रखता है उधर। इसको वो बता रहे सेटलमेंट करने को तैयार हो रहे हैं। बता तू बता कैसे करना है। कि कोई नहीं, फाइट करेंगे। चलिए, ये रुपए वाला मैंने अगला सवाल भी दे दिया है। 2 रुपये 2 से बड़े वाला कौन छापता, ये भी दे दिया है। सिक्के के बदले धन देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये आरबीआई का इशूइंग ब्रांच है, उसकी जिम्मेदारी है। ये इशूइंग ब्रांच की जिम्मेदारी में रहता है। ये सिक्के पर भी 1 रुपये की करेंसी की तरह कोई वचन नहीं लिखा होता। सिक्का रुपया ही है,
जिस पे 1 रुपया लिखा है वो बैंक नोट नहीं है, वो करेंसी नोट है, और उसके बदले का जो रुपया है वो भारत सरकार देगी, और जो बैंक नोट है उसका जो रुपया है वो रिजर्व बैंक देगा। और वो रुपया तो स्टैंडर्ड ही माना जाता है, इसलिए 1 रुपये का नोट गायब किया जा रहा है ना मार्केट से, उसका पर्पस भी यही है बेसिकली। हाँ हाँ, वो सिक्का जो है वो सिक्का भी रिप्रेजेंट करता है 1 रुपये को ही, उसका मानक तो वही रहेगा ना। हाँ हाँ, नहीं रखने का उसका मानक वही रहेगा। जब जिस लड़ाई लड़ेंगे 1 रुपये की कीमत वही रहेगी बराबर हमारी। लगभग हर सिक्के के मूल्य के बराबर के नोट भी होते हैं, तो सिक्का बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये सिक्के सब एक्चुअली क्या आता है, आपने एक शब्द सुना, वहां अपना सिक्का चलता है, सुना है ना ये बात ना। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, कभी कभी ये किसी चीज को यादगार बनाने के लिए होता है, कभी कभी अपनी आधिपत्य स्थापित करने के लिए। हर राजा अपने अपने सिक्के चलाता है अपनी मोहर के, वो मतलब सिक्का और नोट करेंसी बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। और क्योंकि शुरू में तो सिक्के ही चलते थे इसलिए उसको बस चलता है सिक्का, ऐसा कोई खास वो नहीं है, दोनों ही प्रोमिसरी हैं ये। ऐसी क्या बात है कि सरकार 1 रुपये की करेंसी छापती है तो बाकी के नोट नहीं छाप सकती? हाँ, ये तो हमने भी पूछा था उनसे कि जब तुम छाप सकते हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है, और जब तुम 1 रुपये के नोट पे भारत सरकार लिख सकते हो तो 10 रुपये के नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखने की, उस पर केंद्रीय सरकार क्यों लिखा, वहां भी भारत सरकार लिख दो, गारंटीड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां लिखने में क्या तकलीफ है तुमको? मतलब ये एक सवाल हमने पूछा है, पर बेचारे जवाब दें तो दें ना, कुछ देते ही नहीं। हाँ, सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च किया जाता है तो सारे तथ्य अंग्रेजी में लिखा मिलता है, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि रिसर्च पेपर दस्तावेज अंग्रेजी में है, उसकी कॉपी हिंदी में बना के पीडीएफ में डाल दी जाए? पीडीएफ तो कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, बाकी जेएसएम का मैंने शुरू में बताया था, एक ही हमारा नियम है भैया कि जिसका आइडिया है वही इम्प्लीमेंट करेगा। जिसको लगता है हिंदी में ज़रूरत है छाप लो, अंग्रेजी वाली को कन्वर्ट करा लो, नहीं तो किसी से करवा के बोलो, नहीं तो दान इकट्ठा करो, इकट्ठा करके किसी को दो ट्रांसलेटर को, और करके फिर बना करके हमको भी दे देना एक कॉपी। हमारे पास आदमी तो इकट्ठे कर रहे हैं, काम करने वाले ही तो हम लोग। आपको आइडिया आया, बड़ा अच्छा है, इसको फटाफट दो इम्प्लीमेंट करके, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि बिल्ली के गले में मैं ही घंटी पा दूंगा, हमें थोड़ी करेंगे सारा काम, कर करके चाहिए सबको, घर पे बैठे चाहिए। हाँ, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पेरेंटिंग वाली किताब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्री बुकिंग के लिए पैसा किसको ही देना पड़ेगा? वो एक अकाउंट खोलना यार, वही खुल नहीं रहा हमसे, तो वो एक अकाउंट खोल के पैसा मैं ही लूँगा उसको, क्योंकि वो मैं अपने लिए ही ले रहा हूँ। वो किताब का बेचने का उसका हमें ही रखना है, और किताब तो अभी लेने के लिए तो प्री बुकिंग ही करनी है, पहले पैसा आएगा फिर छपवाऊँगा उसको। है नहीं, खाता तो है मेरे पास बैंक में खाता है, मैं उसको यूज़ नहीं करता। तो उसको नहीं यूज़ करना क्योंकि वो सैलरी अकाउंट है, कभी नौकरी करता था ना तब है वो, तो अभी कभी कभी बिल देना पड़ता है, कोई जैसे 2000 से ऊपर का बिल वो कैश नहीं लेते हैं, तो पहले बैंक में 5000 जमा करवाते हैं, तो फिर उसका चेक देते हैं काट के। तो डॉक्टर साहब सारे बैंकों से तो पंगे ले रखे। और नहीं, खाता तो खोल देंगे, वो उसका समय भी नहीं मिल पाता ना, 24 घंटे हम लोग इधर उधर ही रहते हैं। अच्छा, बंद हो गया जो अकाउंट, उसको ओपन करवा सकते हैं? वो तो उनसे पूछो जिनका बैंक अकाउंट, वो अपने से तो ठीक है। तो अभी कोई सवाल किसी का बचा है? हाँ हाँ हाँ, पिछला वीडियो मैंने 1 महीने पहले का एक देखा था, जिसमें आपने बताया कि अब तक हमने 250 ताले तोड़ दिए हैं। मेरा सवाल इसमें है 250 लोगों का जो ताले तोड़े गए, बैंक को नोटिस दिया गया, आवेदन दिया गया, तो क्या बैंक इस पर बाद में उनके ऊपर कार्रवाई तो नहीं करेगी? कुछ ऐसा बड़ा हाँ मैं बताता हूँ, हो जाए जिसमें देखो क्या है। हाँ ठीक है देखो, घर पे ताला लगा हुआ है और आप सुसाइड करने जा रहे हो, मतलब ये उन केसेस की बात है जिनको हमने शुरू में तोड़े थे कि भैया देखो एक बात है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अभी मर जाओ, तुम्हारी फैमिली जो है बेघर हो गई, कोई नहीं बचा घर में संभालने वाला। दूसरा ऑप्शन ये है कि ताला तोड़ दो, 2-4 महीने 6 महीने की जेल होएगी, तो उसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी का कब्जा तो तुम्हारे पास रहेगा, फैमिली तो घर पे रहेगी। जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक तो नहीं, कम से कम बेघर हो गए, तब तक बाकी लोगों को हिम्मत आ जाएगी।
ये देख करके हमने इसको ये ऑप्शन दिया, उन्होंने जिन्होंने ऑप्शन लिया उन्होंने काउंट कर दिया तो हिम्मत आई तो तोड़ दिए। अब जिन बैंकों ने और फाइनेंस कंपनियों ने अपनी मर्जी से रिकवरी वालों के थ्रू ताले लगाए हुए थे, वो तो मकान मालिक के हो गए अब मौज से। जिनके मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ताले लगे हुए थे, अब वहां एक केस में ऐसा बना है कि वहां पर कंटेम्प्ट का उन्होंने केस लगाने की कोशिश की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उनमें 6 महीने की जेल है, क्या फर्क पड़ता है? निकले तो जान देने के लिए भैया, क्या 6 महीने में क्या फर्क पड़ता है? आप चले तो सुसाइड करने थे ना, 6 महीने की जेल में आप लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहे हो, बाकी लोगों को हिम्मत दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका सब कुछ मैं तो बोला है ना कि देखो हम ऐसी कोई प्रवृत्ति लोगों के अंदर जागृत नहीं करना चाहते कि मैं 5 करोड़ का लोन ले लेता हूं, 10 करोड़ का लोन ले लेता हूं और फिर भरूंगा नहीं, ऐसा नहीं। देखो बात समझ में आ गई हो तो जैसे इन्होंने हमारे पुरखों को लूटा है, ऐसे ही बैंकों को लूटने के लिए लोन लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है, उसके लिए हम तैयार है कि नहीं? लेकिन अंदर में यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम किसी का लेकर देंगे नहीं, हम देंगे कानून के हिसाब से देंगे, जो लॉ ऑफ द लैंड कहेगा उसके हिसाब से देंगे। ऐसी प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए बस कि हमें किसी का बिना मतलब का चाहिए, हमको हमारी लूट का हिसाब चाहिए और वो चाहिए। और ये तब बोल सकते हैं इतने कड़े होकर के जब हमारे पास पीछे संख्या बल खड़ा हो। बात कितनी भी सच हो, जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है तो सच्चाई को लेकर के कहां जाएं, किसको मत्था मारें? इसके लिए मतलब हमने तो जैसे उस टाइम पे मास्क वाले मसले पर भी मैं आपको बता रहा हूं, कहां जाए यार, किसको डीसी मानने को तैयार नहीं कह रहा, हम तो नौकरी करते हैं, एमएलए बोल रहा है मेरे हाथ में नहीं है, चीफ मिनिस्टर बोल रहा है हमारे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री बोल रहा है WHO का गुलाम बन के बैठा, वो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। जुडिशरी में जजों ने अपनी कोर्ट के बाहर लगा दिया कि बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के आप अंदर नहीं घुस सकते। मौलिक अधिकारों का हनन जब जज खुद कर रहे थे, जब हमारे को आर्टिकल 21 में हमारे को मतलब हमारा आर्टिकल 21 भी अगर सुरक्षित नहीं था, अगर हम देश में मूवमेंट करने के लिए भी सुरक्षित नहीं थे, तो उस टाइम पर दुनिया के अंदर क्या देश के अंदर एक भी अधिकारी, संगठन, नेता, पार्टी नहीं बोल रही थी। कमाल है ना। और उस टाइम पर फिर हमने यही निर्णय लिया और ऑप्शन ही कुछ नहीं है कि भाई सीधे भिड़ेंगे, फिर अब सीधे टक्कर मारेंगे, या तो किसी को अफसर को थप्पड़ मारेंगे उसकी वीडियो बने, या किसी का गला ही घोंटेंगे फिर, या कोई मरेगा हमारे हाथ से। कैसे बताएं लोगों को? किसी तरह कोई चीज लोगों तक पहुंचे तो चर्चा का विषय बने ना। अब ये रुपए वाले मसले पर सारे पॉलिटिकल लोगों से मिल चुके हम लोग, सारी पार्टियों से मिल चुके हम लोग, सारे मीडिया हाउसेस से मिल चुके हम लोग, किसी की औकात नहीं है बोलने की। हद है यार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के तुम समझो पहले मसले को, समझ करके अगर तुम्हें लगे 1% भी कोई इल्लीगल बात कर रहे हैं, कोई गलत बात कर रहे हैं, तो हम तो वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी बातों के ऊपर हम FIR करो ना, हमारी बात गलत है तो। हमने जो आवेदन दिए हैं उनका लिखित जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब ही नहीं दे रहे हैं यार, कमाल की बात तो ये है। तो जवाब लेने का फिर क्या तरीका है? RTI में जवाब दे। अब RTI को ही कमजोर कर रहे हैं वो लोग, RTI को कमजोर कर देंगे, हमारे पास क्या हथियार बचा फिर जानकारी लेने का? फिर तो जो जानकारी उनके पास है, जो तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में रट्टे मरवाए जाएंगे वही पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे, बड़े होकर के तुम्हारा ही गला घोटेंगे। बूढ़ा खाम खाई भोंकता रहता है, खाम खाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें 5 किलो अनाज दे रही है। फिर तो बच्चा इसी मानेगा ना, क्योंकि ये आ रहा है कि हम 85 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दे रहे हैं, भिखारी बना करके उसको भी उत्सव मना रहा है। बताओ, कमाल है। देश को इस लेवल पर ला करके भी उसका उत्सव मना रहा है, और इतना बेशरम है कि बैनर छपवा लेता है। अब हम लोगों को बताना पड़ेगा ना, उस बैनर के नीचे अपना बैनर लेके खड़ा होना पड़ेगा। देखो भिखारियों, तुम्हारे कैसी बेइज्जती कर रहा है ये ऊपर। ऐसा बैनर बना के उसके नीचे खड़ा होकर के फोटो खींच के बताना, भेजना पड़ेगा कि देखो तुम्हारी कैसे बेइज्जती कर रहा है। जितनी झूठ बोलता है, ये सिलेंडर के ऊपर झूठ बोलता है कि तुमको उज्ज्वला योजना में इतने सिलेंडर बांट दिए, नीचे बैनर लेके खड़े हो जाओ, वहां लिख दो कि किसी ने भी दोबारा नहीं भरवाया है, जुगाड़ नहीं है किसी का दोबारा भरवाने का, सबके सिलेंडर खाली पड़े हैं घरों के अंदर। नौकरियों पे बात करता है तो पता चलता है, तो सही आंकड़े दीजिए। 2 करोड़ रुपए हर साल देने का तुम्हारा वादा किया था तुमने,
और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हसदेव को ये सरकार काट रही है, ये सरकार बनने गई, इससे पहले वाली भी काट रही थी, कांग्रेस वाली भी तो काट रही थी भैया, है? वो कौन सा चुप थी? कोई नहीं है, कोई पार्टी वाला आपके साथ नहीं बोलेगा, ये आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। जो दुखी है सारे के सारे, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। सर्विस लोन का है, सैलरी लोन का क्या समाधान है? सर्विस लोन का तो क्या है कि आप, हमारे 2-4 सर्विस वालों पे हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है अभी। उनके पहले तो लोन ले लिए, उसके बाद हमने उनके खाते किसी और बैंक में खुलवा दिए और वो चल रहे हैं। अभी आवेदन लगाए हैं, अभी बैंक वाले कांपने लगे हैं, अभी पता नहीं क्या होगा, देखेंगे। भैया तुम आपने टेस्ट करना है, आप करके देख लो। भाई देखो, जायज़ बात सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो इतना चिट्ठी लिखी है उनको, बैंकों को चिट्ठी लिखी है कि देखो मैंने पहली किस्त दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं तुम्हारा पैसा रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि तुमने हमारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, पहले हमारे को लिखित में जवाब दे दो कि ये चीज़ तुमने ऐसे ऐसे करके वो पूरा आवेदन लगाया। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे ही हर बार ऐसे ही करते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। 2000 का नोट जिसके पास है तो क्या करना है, अभी आरबीआई जाओ, 31 तारीख तक तो अभी 2000 का नोट बदला जा रहा है। आप अभी बदला नहीं जा रहा है, अभी जमा हो रहा है। आप मतलब इधर जो है आरबीआई की ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, हर शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होती है, कई बार 3 डिस्ट्रिक्टों में एक होती है। वहाँ जाइए, अपना नोट वहाँ जमा कराइए, आपके खाते में जमा हो जाएगा वो। तो अभी जमा हो रहा है, 31 तक तो हो रहा है जिसके पास भी है। हमें हाँ, ये साथी का सजेशन है कि यहाँ से जाकर अपने नस्लों को सहेज कर रखना होगा। बिल्कुल एकदम सही है। हमने नस्ल बचाओ रैली जो की थी करनाल में, उसका मकसद यही था कि हमें ये लड़ाई ही बीज बचाने की है असल में, जो हम कर रहे हैं ना, हमारा बीज सुरक्षित हो जाए और फिर सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था बनाने की, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए एक ही चीज़ है जो सबसे पहले आवश्यक है हमारे लिए, वो है लोगों का समझना। अभी तक जिन लोगों ने आंदोलन किए हैं, वो आंदोलन का आइडिया दिमाग में आया और आंदोलन चालू कर दिया। लोग जुड़े कि नहीं जुड़े, वो इमोशनल था तो जुड़ गए, नहीं था तो नहीं। समझ करके लड़ाई को लड़ना, ये हमने तय किया। इसलिए हमने ये तय किया है कि पहले 3 साल केवल जागरण को देंगे हम। 2 साल हमारे जागरण के 24 तारीख को हो गए हैं। ये जिस दिन शुरुआत थी, आपको बता दें, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट थी 24 तारीख को, 24 जनवरी 2022 को ही जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ था। तो पूरे 2 साल हमारे अब हो चुके हैं अपने, ठीक है। तो 22 जनवरी 2025 में हमारे पूरे 3 साल हो जाएंगे जागरण के, जिसमें हमने दिन रात एक करके लगाया हुआ है। 3 साल पूरे होते ही जितने लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आंदोलन का अगला स्टेप उठाएंगे हम। उससे पहले आंदोलन का अगला स्टेप नहीं उठाएंगे भैया। ये तब तक आंदोलन छोटे छोटे स्तरों पर चलता रहेगा जब तक आप समझ नहीं चाहते कि लड़ाई क्या है, जब तक आपको उनके षड्यंत्र कैसे लड़ते हैं, राजनीति कैसे करवाते हैं, हमको कैसे लड़वाते हैं, आंदोलनों को फेल कैसे किया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है, आदमी कैसे तोड़े जाते हैं, आंदोलन किस तरह से फिर इसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर कितना खतरनाक होता है, जनता कैसे विमुख होती जाती है, और फिर कैसे हमको अगली पीढ़ी को आंदोलनों के लिए तैयार कैसे करना है, उसका लिटरेचर भी तैयार करना, सब कुछ मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तब तक सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो आपको ये काम करना है। उससे पहले अगर 3 साल होने से पहले हम 1 लाख लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, समझाए बिना हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे भैया। उससे पहले हम अपनी तो बलि दे सकते हैं, लेकिन सबकी बलि नहीं ले सकते, हम विचार की बलि नहीं दे सकते। इसलिए हम अगर साथियों को लेकर के चलेंगे तो पूरा सक्सेस की गारंटी के साथ लेकर के चलेंगे। तो उससे पहले हम 1 लाख लोगों को समझाएंगे पहले। अगर आप समझे हुए हो तो आप अगली अग्रिम पंक्ति में आकर के लड़ोगे। बाकी भीड़ है वो आती रहेगी। भीड़ का काम सिर्फ इतना ही रहता है, वो जिधर ज़्यादा लोग होते हैं उधर हो जाते हैं, उनका और कोई काम नहीं, उनके अंदर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस दिन गांव में भी जब हमारी संख्या इतनी हो जाएगी, गांव में भी हम एक आवाज़ लगाएंगे कि कल से तुमको पैसे का इस्तेमाल नहीं करना, वो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलेंगे कि तुमको अपने बैंकों से पैसा निकलवा लाओ, कैश वो निकलवा लाएंगे। जिस दिन बोलोगे कि अपने आवेदन लगा दो 2-2 हज़ार के, सारा गाँव लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके साथ चल पड़ेगी अपने आप। लेकिन पहले उसके लिए आपको समझना होगा पूरा कहानी, पूरा षड्यंत्र का सलूशन। आपको षड्यंत्र पता चल गया, उसका कारण पता चल गया, तो समाधान भी पता चल गया।
झारखंड के लोगों का समाधान वो नहीं है जो हरियाणा के लोगों का है, जो राजस्थान के लोगों का है, जो हिमाचल के लोगों का है, जो गोवा के लोगों का है। आपका समाधान आपको ज्यादा पता है, आपके गांव में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान उसको ज्यादा पता है गांव के आदमी को, तो उसको शामिल करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के अंदर के, और उसको समझाना पड़ेगा, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। समझ गए ना? इसलिए हम ये मानकर चले हैं कि जो लड़ाई आज हमने शुरू की है इसका रिजल्ट हमको 20 साल बाद नजर आएगा। तो मतलब हम 20 साल तक कॉन्टिन्यूअस इसी पेस पर लड़ने को सोच करके हम चले हैं। हम ये सोचकर नहीं चले हैं कि हमको अपनी लड़ाई का, अपने आंदोलन का जो लाभ है वो 2 महीने में, 2 साल में, 2-4 दिनों में लेना है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि पूरी की पूरी अगली जनरेशन को जब तक हम लोग तैयार नहीं कर लेते, जो 2025 में हम अपने विद्यालय का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, वो कॉन्सेप्ट इसीलिए लिया है, हर गांव से 2 बच्चा तैयार करना है हमको, हर गांव से 2 बच्चा। 10 गांव में 20 बच्चा तैयार हो जाएगा, जिसमें हर टैलेंट होगा उन बच्चों के अंदर जो उस पूरे गांव को तैयार करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। 20 लोग 10 गांव को बड़े आराम से गाइड कर सकते हैं। इस तरह से पूरे हरियाणा को तैयार करने का प्रोग्राम है हमारा कि एक अगली पूरी नस्ल, एक पूरी 14,000 बच्चों की पूरी फौज को हम तैयार करेंगे, जो आने वाले टाइम के सुभाष चंद्र बोस होंगे, भगत सिंह होंगे, राजगुरु सुखदेव होंगे। तो ये इस तरह से थोड़ा सा विजन लेकर के हम लोग चले हुए हैं, और इसमें विजन में सिंपल सा फंडा है, हमने लिया कि जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो हमारा पहला यही है, ट्रेनिंग नहीं होगी तो आवेदन नहीं लगेगा। हम ये बोलते हैं, हम तो पहले दिन बोल दिया था आवेदन आपका लगा देंगे, आप आ गए हो तो पहले समझ लो पहले क्या लड़ाई है। ये लड़ाई खाली आवेदन की नहीं है, अगली पीढ़ी को भी बचाएंगे हम लोग। इस सिर्फ आवेदन लगा करके आपका कर्जे कुर्जे का तो छोटी मोटी बात है, ठीक है। तो आप जो है अभी आपका जो यहां से जाने के बाद का काम है, वो एक व्यक्ति को हर रोज एक नया व्यक्ति जोड़ना आपका काम है। लिखते जाओ लिस्ट में कि जिस दिन हमें अगली ट्रेनिंग होगी तो ये 5 लोग मेरे तैयार हैं, ये 20 लोग मेरे तैयार हो गए, 30 दिन में 30 हो गए, 30 दिन में 30 हो गए। आप बोल दो आकाश भाई को, आकाश भाई 30 मेरे हो गए। आप बता दो हफ्ते वाले दिन अपनी रिपोर्टिंग कर दो आपस में ग्रुप के अंदर कि मेरे 5 लोग और तैयार हो गए, मेरे 10 हो गए, मेरे 10 हो गए। पता चले कि हमारे 1 महीने में ही 500 लोग तैयार हो गया, सारे जनों ने मिल करके कर दिया। 500 लोगों की ट्रेनिंग फिर मार देंगे देख करके, क्या दिक्कत है? फिर समझा देंगे उनको। अगली बारी में 500 लोग एक आदमी भी करेंगे इकट्ठे तो 2 ही दिन में 500 लोग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि सबके सब ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा नहीं कर पा रहा हूं तो बाकी को तो कर ही लेंगे, सब यही सोच रहे हैं। तो कोई नहीं कर रहा है, वो ये सोच रहे हैं सारा काम देवेंद्र ही कर देगा, सारा काम बलारा ही कर देगा। वो सोच रहे हैं कि सारा काम यही कर देंगे जो कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है घर से निकलने की। ऐसा नहीं है भाई, आपको अपनी टीम तैयार करनी होगी। देवेंद्र आपको यहाँ बचाने नहीं आएगा जिस दिन लड़ पड़ेंगे ना, आपका पड़ोसी बचाने के लिए आएगा। तो पड़ोसी के साथ कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। उसको हलवा खिला के कनेक्ट होते हो कि मुर्गी खिला के होते हो, तो आप देखो क्या खिला के है भाई। मुझे नहीं पता ना आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है, लेकिन बात यह है कि आपको अपना पड़ोसी अपने साथ लेना ही पड़ेगा इस लड़ाई इसमें लड़ने के लिए। ये वाला पड़ोसी नहीं हो रहा है, उससे अगले वाले को देख लो। वो नहीं हो रहा है, उससे अगले वाले को देख लो। है इस गली में नहीं हो रहा, पिछले वाली गली में चेक कर लो। कोई तो होगा इतनी अकल वाला जिसको बात समझ में आया। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मूर्ख भरे पड़े हैं। कुछ हैं जिनको समझ में आ रहा है और जिनको समझ में आता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पुराने क्रांतिकारी हैं। अब जैसे दांगी साहब आज़ादी बचाओ आंदोलन से लेकर अब तक लड़ रहे हैं, मान लो इन्हीं के साथ के बहुत से लोग निराश होकर के घर में बैठ चुके हैं। जब हम जैसे लोग उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता। क्यों जी दांगी साहब हैं? वो बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, हमने देख लिया कोशिश करके, सब बेवकूफ़ है, सब ऐसा करते हैं, सब वो करते हैं। वो निराश हो जाता आदमी कोशिश करके ना। उनको लगता है कि मेरी बात तो सच की है, मैं लड़ूंगा और मैं इतने लोगों को समझाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे। नहीं आता समझ में भैया। क्लास में मास्टर जी समझाते हैं, सबको समझ में नहीं आता है। 2-3 बच्चों को आता है, हिंदी में 2-3 बच्चों को आता है, फिर मैथ वालों में उनको नहीं आता, हिंदी वालों को दूसरों को आता है, फिर साइंस वाला किसी और को आता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग लोगों को समझ में आता है। तो अगर मैं ये सोचने लगूं कि मेरे वाला सब्जेक्ट ही सबसे ऊपर है और यही समझाने से बात बन जाएगी, तो उससे बात नहीं बनेगी। उस आदमी का इंटरेस्ट किस चीज में है उसका। मैंने आपको खेती के षड्यंत्र, जन्म के षड्यंत्र, मृत्यु के षड्यंत्र, गांव के षड्यंत्र, बिजली के, पानी के, सब बता दिए ना। तो जिससे बात कर रहे हो उसको बता दो। क्या बताना है? 4 सेक्शन है समाज के, 4 सेक्शन।
एक सेक्शन है खेती करने वाला, दूसरा है नौकरी करने वाला, तीसरा है दुकानदार मिस्त्री अपने हाथ का काम करने वाला, और चौथा है जो मजदूर आदमी है या कोटे से राशन लेने वाला। यही है ना। किसान की बर्बादी आपको बता दी ना, किसान से बात करो तो उसकी भाषा में बात करो। दुकानदार की बर्बादी, ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, सबको पता है दुकानदार कितना बर्बाद होने वाला है। दुकानदार को इतना ही बताना है भैया तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, मार्केट कमेटी, जितनी मार्केट की एसोसिएशन, उन सब के प्रधान बना दिए कौन, जो उस पार्टी से संबंधित लोग हैं। और पार्टी से संबंधित लोग फिर पार्टी के खिलाफ बोलते नहीं है। जहां जिसकी सरकार है उसी का आदमी को वो प्रधान बना देंगे। प्रधान बना देंगे तो वो लड़ता नहीं है, वो बोलता नहीं है। तो आपको अपने बोलने वाले लोग अपने बीच में से खड़े करने पड़ेंगे। प्रधान का वेट मत करो, सरपंच का वेट मत करो, किसी पार्टी का किसी संगठन के नेता का वेट मत करो। कौन क्यों वेट करना कि देवेंद्र बोलेगा इस मुद्दे पर? बोलो ना आप लोग। फेसबुक नहीं है आपके पास, किताब नहीं है, लिखने को नहीं है, पर्चा नहीं छाप सकते, चिट्ठी नहीं लिख सकते, क्या नहीं कर सकते आप लोग? चिट्ठी लिख कर भेजिए, अपना विरोध तो दर्ज कीजिए ना, कम से कम अपना तो विरोध दर्ज कर ही सकते हो ना। कोई चीज गलत हो रही है, कलेक्टर को चिट्ठी लिखने में क्या जाता है अपने विरोध के लिए? कुछ नहीं जाता है भाई। अपने विरोध को स्टार्ट करोगे तो बाकी सारी चीजें भी समझ में आएंगी। फिर इसी तरीके से किसान को, जब इसको दुकानदार को बताओगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का इतना लाख करोड़ माफ हो गया है, ढूंढिए ना, सर्च कीजिए कितने लाख करोड़ माफ हुए ना, आंकड़ा अपने पास रखिए, बताइए किसान का कितना माफ हुआ, बताइए किसानों ने, कितने लोगों ने आत्महत्या की। हर साल में 11,000 लोगों की आत्महत्या का एवरेज है किसानों का। और ये तो वो है जो दर्ज करते हैं ये लोग हरामी। 50,000 लोग मरते होंगे तो 10,000 लिखते हैं, ठीक है ना। और ये दुकानदार ऐसे होगा। मिस्त्री आप देख लो, मिस्त्री का क्या हाल है। गाड़ी जो नहीं आ रही है, भारत 6 की गाड़ियां आती है, सिर्फ एजेंसी में ठीक होती है, मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। नया एसी आ रहा है, सिर्फ एजेंसी में ठीक होता है, वर्कशॉप में, उसको सिर्फ उनका सर्टिफाइड आदमी करता है, मिस्त्री नहीं ठीक कर सकता। नया कुछ भी नहीं ठीक कर सकता मिस्त्री, मिस्त्री खत्म होंगे सारे। दुकानदार छोटे वाले भी ना, हाथ का काम करने वाले, जैसे उन्होंने लोहार खत्म कर दिए, जैसे उन्होंने कुम्हार खत्म कर दिए आपके गांव के, ऐसे ही इनको छोटे मिस्त्रियों को कर देंगे खत्म। और हैं, हाँ वही ना, भारत 6 बोला ना। अभी तो महिलाओं को जो है ना ऐसा ये मॉडर्न बनाने के चक्कर में रसोई घर से उनको दूर किया जा रहा है, पूरे घर को मतलब ये बीमार करने का भी षड्यंत्र बहुत। अरे वो तो महिला आपकी अगली जो बेटियां हैं ना, वो तो बोलेंगे हमने शादी ही नहीं करनी है, और करेंगे तो लड़कियों से ही करेंगे, लड़के से तो शादी नहीं करनी है। अभी तो महिलाओं को तो, महिला बर्बाद नहीं हुई तो घर बर्बाद थोड़ी ना होगा, ये तो उनको मालूम है ना पूरा। हाँ महिला, आप देखिए ना, समाज को जब तोड़ना था तो इन्होंने एसटी एक्ट ला करके इन्होंने समाज के अंदर ऐसा मैसेज दिया कि एसटी लोग जो है ना वो गलत फायदा उठा रहे हैं इसका, ऐसा मैसेज दिया। ठीक, ऐसे ही महिलाओं के केस में किया, महिलाओं को अधिक पावर दे दिया, उनको उनकी ज्यादा संरक्षण दे दिया, और उससे फिर महिलाओं ने उसका गलत फायदा उठाया, और उससे समाज टूटा, बहुत ज्यादा, बहुत टूटा उससे समाज, तोड़ा इन्होंने प्लान करके। अभी भी आपको थाने में जाओगे तो आपको समाज को तोड़ने वाली चीजों का प्रचार पूरा मिलेगा। तो इट्स ऑल प्लान्ड स्ट्रैटेजी। ये 3 दिन में आपने मेरे ख्याल इतना तो समझ ही लिया है कि आप बता सको उस कोटे से राशन लेने वाले आदमी को कि तुमको जो चावल मिल रहा है, जिसको ये फोर्टिफाइड बोल रहे हैं, ये असल में केमिकल स्प्रे किया हुआ है जिससे आपको कैंसर होने वाला है। तो वो गरीब आदमी को समझाओगे, जब उसको बताओगे कि कोटे से नहीं लेना भगत जी, आके वापस किसान से जुड़ जाओ। जो शहर में जहर खिला रहा है अपने बच्चे को, उसको बताओ कि आकर के वापस किसान से जुड़ जाओ। जिस तरह से तुमने अपने फैमिली डॉक्टर पाले हुए हैं, वैसे अपने फैमिली फार्मर बना लो। फैमिली फार्मर को बोलो कि तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक बोए, जितना उसको खर्चा वो दे देगा, शहर का आदमी दे सकता है फिर भी अभी भी। तो इस तरह से समाज के हर तबके को आप किस तरह से जगाओगे, उसको किस तरह अपने साथ जोड़ोगे, मेरे ख्याल से इस पूरी की पूरी बातचीत में, इस 3 दिन में आपने पूरा समझ लिया। उस व्यक्ति को उसके मतलब की बात बताओ, अपना ज्ञान मत झाड़ो। आपको कितना पता है इस बात से कोई फर्क, मेरे को कितना पता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपको सिर्फ वही बता रहा हूं जो पहली क्लास में बताया जाता है 2-3 दिन वाले में। हम उससे आगे वाली बात आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उससे आगे भी बहुत सारी चीजें मालूम होगी हम लोगों को। तो इसी तरह से आप जिससे बात कर रहे हो, पहले उसका मेंटल लेवल देखो, उसको देखो। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम है, पहले से उसका पट्टा डाला हुआ है गले में, उसको नहीं आएगी आपकी बात समझ में। क्लियर है ये?
एकदम क्रिस्टल क्लियर है। किसी के भी समर्थन में कोई व्यक्ति बैठा है और उसका डेड सपोर्टर है तो वो आपके साथ आपकी बात को नहीं समझेगा। तो फिलहाल उस पर फोकस मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं उसको बिल्कुल छोड़ दो, मैं कह रहा हूं उस पर फोकस मत कीजिए। कोई आपके पास बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, उसको भी नहीं आएगी आपकी बात समझ में, क्योंकि वो मानता है रिसर्च को फंडिंग करते हैं यही लोग, आंकड़ों के अंदर हेर फेर करके रिजल्ट को हेर फेर करते हैं ये लोग। हमें गहराई से उनके अंदर जाने की, डेप्थ में जाने की आदत होनी चाहिए, वो रिसर्च करने की। उसके लिए अभी हम तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को इसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो पढ़े लिखा आदमी भी अगर बहुत ज्यादा बहस करने की पोजीशन में और बिल्कुल मानने की पोजीशन में ना हो तो अभी उसको भी छोड़ दो। अभी तो सिर्फ ये ढूंढो कि आपने जो, आप सिर्फ ये देखो कि थोड़ी सी चिंगारी लगाने से किसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ तो थोड़ा ज्यादा समझ, आपसे अगली लाइन बोलने वाला कोई अगर दिख रहा है तो 10 लोगों से जब आप बात करोगे और आपको अगर उनमें से एक ऐसा मिल जाता है जो आपकी बात को समझता है तो उसको लिख लो कि ये आदमी है हमारे को जिसको बात समझ में आ रही है। समझ गए ना? जो समाज की बात करता हो, जो स्वार्थी होगा निहायत किस्म का, जिसके अंदर चोर होगा, जो मतलब जार होगा, चोर जार समझते ना, जो लड़कियों को गलत नजर से देखने वाला बंदा होगा, जो आदमी करप्ट होगा, उसको आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सच की लड़ाई है। उसको शर्म आती है आपके बीच बैठे रहने में, उसको हिचक आएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना जिल्लत। इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं और कोई एक आदमी गंदा बैठा हो तो उसका दम घुटता है वहां पे। उसको अपने जैसे लोग चाहिए, अच्छे आदमी को अपने जैसे लोग चाहिए, बुरे आदमी को भी अपने जैसे ही लोग चाहिए। अपने से दूसरी कैटेगरी में उसका दम घुटता है, तो वो भी आपकी बात नहीं समझेगा, वो भी भागेगा आपसे एक दिन कभी ना कभी। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा ये ठीक बंदा है, बाद में पता चलेगा ये तो वैसा ही निकला। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हमको फर्क नहीं पड़ता भैया, हम तो अपने काम पे लगे ना, ईमानदारी से अपना काम ही अपने ईमानदारी से किया, बात खत्म। आप में से कितने लोग आगे काम करेंगे, कितने समझाएंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता भैया, सीधी सी बात है। अपन तो जब तक 1 लाख नहीं होते तब तक लगे हैं। ठीक, आप 10 दिन में कर दो, 10 दिन में कर देंगे। आप 1 साल में करोगे, 1 साल में, 10 साल में करोगे, अपन 10 साल लगे रहेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी काम पे हैं। हमने देख लिया कि ये जब तक नहीं हो भाई, आपको देखो जोर लगाने का फायदा किसको है? अभी इसको गद्दे को जोर लगाओ, आप एक उंगली से, एक लात से हल्के से थोड़ी दूर भी फेंक सकते हो। दीवार को फेंकते तो कैसे फेंक दोगे यार? इसको नहीं, आप जोर लगाते रहो, बिना मतलब कोई फायदा ही नहीं है। हमको मालूम है इस दीवार को गिराने के लिए इतने आदमियों की आवश्यकता है। उतने आदमी जब तक नहीं है, जितना मर्जी जोर लगा लो, ये नहीं गिरेगी। उतना जोर जब तक नहीं है, फिर आपको बुलडोजर लाना पड़े उतना ही जोर लाने के लिए। अगर एक आदमी है लेकिन आपको वो दीवार गिरानी है तो आपको बुलडोजर लाना पड़ेगा, लेकिन जोर तो उतना ही लगाना पड़ेगा जितना चाहिए ना इसको गिराने के लिए। तो ये व्यवस्था को जब ध्वस्त करने के लिए और नई व्यवस्था बनाने के लिए जितने समझे हुए लोगों की जरूरत है, उतने ही लोगों की जरूरत है। भाई नहीं बनने वाली इससे पहले बात नहीं बनने वाली है। इससे पहले आत्महत्या जैसा हो जाएगा कोई भी आंदोलन खड़ा करना, मतलब बेइज्जती कराने वाली बात हो जाएगी। और हासिल भी कुछ ना हो, कुछ हासिल होता हो तो भी बात बनेगा, हासिल भी नहीं होना। ठीक है ना? तो लगा दो जितना जोर लगा सकते हो साथियों, जितना हो सकता है, जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो, अपनी ताकत को बढ़ाओ। हमारे 7 आदमियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके संगठन का जो नाम है उसी संगठन को बढ़ाओ आप अपना आगे, समझे ना? उसके मतलब की बात बताओ, उसका काम करो और अपने संगठन से जोड़ो, अपनी ताकत को बढ़ाओ। हमारी ताकत भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं है कि आपको हमारी ताकत बढ़ानी है। हम आए, हमारा काम था आपको समझाना, बताना, लोन वाले मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे पर है, जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े हैं। और आप अपनी ताकत को बढ़ाते जाइए, आप यहाँ के लिए अपनी ताकत बढ़ाइए। जहाँ जिस टाइप की जरूरत पड़ती रहेगी हम लोग हासिल होते रहेंगे। और अभी हम सबसे पहले भोजन करेंगे। आप कर सकते हो इनको बंद। अभी सबसे पहले आप भोजन करेंगे और